हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 21,391 पदों को लेकर के जो भी आपके आई हुए नोटिफिकेशन, इसके लिए हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। प्रैक्टिस सेट को लेकर के भी मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रश्न जैसे ही आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग फुल एंड प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे, जो भी आपका अच्छा आपका पब्लिकेशन का आपका बुक होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आज की इस वीडियो में लोग जो है साइंस के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को माइंड का स्ट्रेट करके देखना है और साथ में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का भी प्रयास करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीज़ों को समझते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2019 में जितनी भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत, जितने भी शिफ्ट में आपका यानी कि आपका 4 शिफ्ट में आपका कंडक्ट हुआ था, जो कि आपका 12 जनवरी और आपके 20 जनवरी को आपका कंडक्ट कराए गए थे। तो इसको हमने कवर कर लिया हुआ है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से भी जाकर के आप लोग प्ले लिस्ट से जाकर के विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को टेलीग्राम से जुड़ जाना है। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ आपको भेज दिया जाता है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग इजी वे में रिविजन कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सारा आपका प्रीवियस पेपर आपका है। और मैं आपको एक चीज़ आपको बता दूं, आप लोगों को माइंड में फिट कर लेना है कि 10th के बेसिस पर जितने भी आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन बनेगा, इन सभी को मैं आपको कराऊंगा और आप लोगों को कर भी लेना है, क्योंकि 10th के बेसिस से इस बार आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। इसमें पहले जो भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट होता था, ये आपके 12th के बेसिस पर आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जो कि लगभग अगर देखा जाए तो बीपीएससी को लगभग आपका जो है छू लेता था। लेकिन इस बार से आपका यहाँ पर क्या है कि 10th के बेसिस पर कर दिया है। और मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म आपको किया था कि इस बार से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि आपका 10th के बेसिस पर पूछा जाएगा, क्योंकि सीएसपीसी की तरफ से अगर देखा जाए तो नोटिफिकेशन आपका पहले भी आपका अपडेट आपका कर दिया गया था। वैकेंसी के 3-4 मंथ आपका पहले ही अपडेट कर दिया गया था। और मैंने आपको बताया भी था कि बिहार पुलिस के अंतर्गत जो भी आपका रिक्रूटमेंट आपके आने वाले हैं, इसमें 10th के बेसिस पर ही आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल आपका नॉर्मल कैटेगरी के आपके पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को इस बार आपको बेहतर करना है। और इस बार 21,391 पदों पर इतिहास में अगर देखा जाए तो पहली बार इतने पदों पर आपका वैकेंसी दिया गया है। तो हम लोगों को भी छोड़ना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रिपरेशन आपको करना है, तभी आपका जो है इसमें एक सीट आपका सुनिश्चित आपका हो पाएगा। और 10th के बेसिस पर जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा इसको कवर करना है और साथ ही आपको हाई लेवल तक भी आपको प्रिपरेशन करना है, ताकि आप बेहतर इसमें जो परफॉर्मेंस कर पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर को अचीव कर पाएं, ताकि आपका किसी प्रकार का जो है कटअप आपका अगर काफ़ी अधिक भी जाता है तो आपका बिल्कुल भी रिजल्ट इस बार आपके मिस ना हो। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा आ रहा है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताइए पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना कि एक एवोगाड्रो संख्या का जो मान होता है ये आपका कितना होता है, तो आपका 6.023 इंटू 10 टू दी पावर आपका 23 के बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये हमारा यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 4 से 5 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, इतने में आपको क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट लेने का प्रयास करना है। बिल्कुल भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं आपको लेना है, कम ही समय में आपको फटाक से आपका आंसर आना चाहिए। और ऐसा नहीं कि ऑप्शन देखने के बाद आपका जो आंसर आपको पता चलेगी कि कौन सा इसमें जो है आंसर आपका जो है आपका यहाँ पर सही होगा। आंसर देखते ही आपको जो है गोली के जैसा आपका आंसर आपका जो यहाँ पर आपका निकलना चाहिए कि किस प्रकार से आपका यहाँ पर जो है क्या यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या पूछा रहे कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पारसेक। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष आप सभी को नहीं मारना है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई के बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पारसेक। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना आप सभी को कि एक प्रकाश वर्ष बराबर जो आपका वैल्यू होता है ये आपके 9.46 इंटू 10 टू दी पावर आपका 15 मीटर के बराबर होता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन भी यहाँ पर आपका सही है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। तो देखिए गैलन क्या होता है कि प्रकार का, जैसे कि किसी भी चीज़ का आयतन मापने के लिए गैलन का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार से लीटर का प्रयोग किया जाता है, या फिर अलग अलग सामग्री या फिर कोई भी लिक्विड को मापने के लिए क्या होता है सामान्यतः देखा जाता है कि आपका आपके ग्राम नहीं, ग्राम तो आपका केजी में आ जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो लगभग आपका लीटर का आपका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 लीटर में अगर देखा जाए तो लगभग आपका 0.2642 ग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपके यहाँ पर आपका राइट हो जाएंगे। अगला में देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, 1 फर्मी कितना मीटर बराबर होता है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना कि 1 फर्मी बराबर जो होता है ये आपका 10 टू दी पावर आपके -15 मीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लॉगरिथम के आविष्कार
आविष्कारक कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि लॉगरिथम का आविष्कारक कौन है। तो ये आपका हो जाएगा जॉन आपका नेपियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएंगे। लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है, तो ये आपका जॉन आपके नेपियर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में देखिए हमारा पूछा रहा है कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक हो जाएगा। मैक्स प्लांक के द्वारा जो है क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। फ्रेंड्स याद रखना कि आपके 2022 के जो आपका एग्जाम 2021 आपका 21-22 का जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का 8415 पोस्ट वाला वैकेंसी आपके आए हुए थे। तो ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया था। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये आपका हाइग्रोमीटर हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट पूछा रहे एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एंगस्ट्रॉम के अगर सिंबल की अगर बात करूं तो ए पर पावर 0 अगर लिखते हैं तो ये आपका एक एंगस्ट्रॉम होता है। लेकिन एक पर ये ए पर पावर आपको 0 नहीं पढ़ना है, इसको हम लोग ए नोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए नोट बोलेंगे। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है ये आपका 10⁻⁻ आपके 10 मीटर के बराबर होता है। हर वीडियो में ये क्वेश्चन जहाँ पर भी मिलता है तो मैं इसको रिवील करता हूँ। और यहाँ पर आपको देखिए पूछा भी गया प्रीवियस में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। तो बताइए यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। पृथ्वी का जो कक्षीय वेग है ये कक्षा की त्रिज्या पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं पर भी अगर क्या होता है कि अगर मान लिया जाए अगर हम लोग तीर को अगर पीछे की ओर खींचते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाता है, यानी कि जो आपके पोटेंशियल एनर्जी होता है ये आपका स्टोर हो जाता है। और यहाँ पर आपको पूछा कि घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर भी आपका पोटेंशियल आपका एनर्जी होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों को याद रखना है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट पूछा रहे यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको निकालना कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखिए ये करना है कि जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि 50% अगर बढ़ा दिया जाता है तो पूछा जा रहा है कि गतिज ऊर्जा का वैल्यू क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपका होता है ½ mv² होता है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है। और इसमें कहा जा रहा है कि संवेग यानी कि v को अगर बढ़ा दिया जाता है तो अगर हम लोग v को अगर बढ़ाएंगे, मान लिया जाए कि पहले आपका जो है v आपका कितना था, आपका 1 था और इसमें 50% अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो 50% बढ़ाएंगे तो 50 के v की जगह अगर 50 रखेंगे और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। यानी कि आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 250 यानी कि 25% आपका ये आपका फाइनली अगर देखा जाए तो आपका बढ़ जाएगा इस प्रकार से 125% आपका कितना हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा 50% बढ़ाने के बाद। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है 125% इसका जो है यहाँ पर आपके वैल्यू बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। तो बताइए कि यहाँ पर आपका करेक्ट क्या होगा। तो अनुदैर्घ्य तरंग जो है ये सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि अनुदैर्घ्य तरंग जो है केवल ये आपका हवा में देखने को, अनुदैर्घ्य तरंग जो है ये हवा में होता है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंग की अगर बात करें तो ये आपके हवा में नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर आपको ये जानना है जैसे कि अगर मान लिया कि लहर की तरंग जो होता है समुद्र में या फिर अगर देखा जाए तो इस प्रकार की आपके लहरें चलती है, तो ये क्या है कि आपका अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। और जबकि अगर देखा जाए कि वही समुद्र में अगर बम विस्फोट करा दिया जाता है तो समुद्र का जो लहर है ये क्या होगा कि चारों डायरेक्शन में आपका बिखेर जाएगा और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो अनुदैर्घ्य तरंग बोलेंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि प्रतिबल और यहाँ पर आपको बताना है कि विकृति का अनुपात क्या कहलाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि प्रतिबल बट्टे जो आपका विकृति होता है ये आपका फॉर्मूला ही होता है, जो कि आपका प्रतिबल आपका हो गया। और साथ ही अगर देखा जाए तो आपका जो विकृति होता है तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये आपको पर जनरली आपके पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा राइट आंसर
ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या होता है? ये आपके प्रात्यस्ता गुणांक हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपके राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा पनडुब्बी आधारित है, तो बताए कि पनडुब्बी ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको पर बताना है। तो पनडुब्बी के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर यह आपके आधारित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? तो किसी भी वस्तु को जितना जो है किसी भी वस्तु को अगर मान लिया जाए कि पानी में अगर डुबाया जाता है तो जितना बल जो है हम ऊपर से लगा रहे होते हैं या फिर वस्तु जो है पानी पर लगा रहा होता है, उतना ही तेजी से क्या है कि जो पानी है उतना ही बल क्या होता है कि वो अंदर से भी लगा रहा होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इसी को हम लोग जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है, क्यों होता है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये लगभग अगर देखा जाए तो कुछ भी अगर कोई भी अगर एग्जाम आपका कंडक्ट होता है तो यहाँ पर जनरली देखा जाता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जो है रिपीट आपका किया जाता है। और बिहार पुलिस में खास करके ये क्वेश्चन आपका जो है कई बार आपका रिपीट हुआ है, क्योंकि 2010 से लेकर के मैंने 2022 तक जो भी आपको क्वेश्चन पेपर को मैंने बताया हुआ था कि कराने वाला हूँ, उसमें जो ये क्वेश्चन आपका कई बार आपका रिपीट आपको हो चुका है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका, इसलिए मैं आपको जो है बार बार आपको मेंशन करता हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपके माइंड में फिट हो जाए। और फिर जाहिर सी बात है कि 10th के बेसिस पर आपका क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं आपका जो है पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो समुद्र का जो क्या होता है कि जो पानी का डेंसिटी होता है, घनत्व जो होता है, ये आपके अधिकतम होते हैं। और जबकि अगर नदी में अगर देखा जाए तो पानी का घनत्व जो होता है ये आपका जो है कम होता है। इस वजह से क्या है कि कोई भी वस्तु डूबने लगता है। और समुद्र में अगर देखा जाए तो तैरना आसान होता है क्योंकि इसका डेंसिटी घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण से व्यक्ति क्या होता है कि अंदर की ओर नहीं डूबते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है समुद्र आपका गहरा होता है, तो इस प्रकार से ये आपका गलत हो जाएगा। और ऑप्शन बी में दिया गया है कि समुद्र काफ़ी दूर तक फैला होता है, ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ये भी यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया कि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका जो सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आप सभी का यहाँ पर जो है डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि तरंग अपसरभ कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो, तो बताए कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए तरंग जो होता है किसी भी व्यक्ति के लिए जो श्रव्य तरंगे होता है यानी सुनने के लिए होता है, ये आपका 20 हर्ज से लेकर के आपका 20,000 हर्ज के बीच होता है। कितना होता है? तो 20,000 आपका जो हर्ज के बीच होता है, ये आपका श्रव्य तरंगे होता है जिसको कि मनुष्य जो है ये आपके सुन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 हर्ज से जो कम ध्वनि होता है ये मानव के द्वारा नहीं सुना जा सकता है, और इसे हम लोग जो अब श्रव्य तरंगे बोलेंगे, यानी कि उसको सुना नहीं जा सकता है। और एक आपका होता है जो है आपके पैरासोनिक होता है जो कि मनुष्य नहीं सुन सकता, यानी 20 हर्ट्ज से अगर अधिक हो जाएगा इसको हम लोग बोले अल्ट्रासोनिक तरंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि चमगादड़ जो है कितने हर्ज की ध्वनि को सुन सकता है, तो फ्रेंड्स याद रखना कि आपका 20,000 हर्ज से जो अधिक ध्वनि होता है इसको चमगादड़ सुन सकता है। तभी क्या होता है कि चमगादड़ जब उड़ते हैं तो ये क्या करता है कि 20,000 हर्ज से अधिक ध्वनि को छोड़ता है और ये हम लोग सुन नहीं सकते हैं। और ये क्या होता है कि पेड़ पौधे से टकरा करके पुनः जब रिफ्लेक्ट होकर के चमगादड़ को ये सुनाई पड़ता है तो चमगादड़ देखते होंगे फट से टर्न ले लेता है। इस वजह से क्या है कि चमगादड़ को चूंकि दिन में दिखता नहीं है और इस वजह से क्या है कि वो टकराते नहीं है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था कि 20 हर्ज से अधिक किस प्रकार के जीव हैं जो कि सुन सकते हैं, तो यहाँ पर आपका चमगादड़ हो जाएगा। और 20 हर्ज से जो कम ध्वनि होता है ये कुत्ता सुन सकता है। और 20,000 हर्ज से अधिक और 20,000 हर्ज से 20 हर्ज से अधिक और 20,000 हर्ज से कम का जो रेंज है इसमें जो है मानव सुन सकता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा है। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी क्वेश्चन आपका दिया गया है बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से जो भी आपका एग्जाम पैटर्न को इस बार आपका रखा गया है उसी के बेसिस पर आपको दिया गया है। तो माइंड कंसंट्रेट करके आप लोगों को देखते चलना और टॉपिक वाइज दिया गया है ताकि आपका क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो बिल्कुल भी आपके छूटने के चांसेस खत्म हो जाए। तो यहाँ पर आपको बताना कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ध्वनि का वेग भी क्या हो जाएगा, तो आपका ये आपका यहाँ पर आधा हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में हमारा पूछा रहे ध्वनि तरंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि ध्वनि तरंगे ये किस प्रकार के तरंग हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग के अंतर्गत आता है ध्वनि तरंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपके जो है राइट हो जाएंगे। अगला में देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, अगला बताना है यहाँ पर आपको कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है एफ बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका 2r होता है और r बराबर यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो वक्रता त्रिज्या का कितना होता है, तो r बराबर आपका कितना हो जाएगा
एफ बटे आपका 2 हो जाएगा, यानी वक्रता त्रिज्या का क्या हो जाएगा, तो ये आपका आधी हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ऑप्शन आपका, तो वक्रता त्रिज्या का क्या हो जाएगा, तो आधी हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपका प्योर आपका जो है 10th के बेसिस पर आपके क्वेश्चन आपका सेट किया गया है। ये सभी क्वेश्चन आपको जो है 10th में आपको मिल जाएंगे। अगला में देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है ये काल्पनिक और सीधा होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। प्रकाश तरंग उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है ये आपको हमारा बताना है। तो प्रकाश तरंग अगर देखा जाए तो ये जो है आपके ये किस प्रकार का, तो विद्युत चुम्बकीय और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश तरंग किस तरंग का उदाहरण है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन बी सॉरी यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट। अगला में देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस किस प्रकार से होता है, बताइए। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, आप सभी लोगों को आंसर सोचते चल रहा है, यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तल जो है लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि आइंस्टीन के द्वारा आपके दिए गए हैं। ये जो फॉर्मूला है E बराबर mc², ये जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना कि प्रतिपादित किया गया था, तो ये किन के द्वारा किया गया था, तो आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट रहेगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा है कि थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। तो थोरियम का जो नाभिक है ये किस रूप में बदला जा सकता है, तो ये आपका प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला देखिए, और यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, पूछा जाता है कि परमाणु रिएक्टर यानी परमाणु भट्टी में किस प्रकार के पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपका किया जाता है यूरेनियम का। फ्रेंड्स याद रखना है यूरेनियम काफ़ी ज़्यादा जो है ये आपका महंगा पदार्थ है और ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये पूछा जाता है कि सबसे महंगा पदार्थ क्या है, तो ये आपका यूरेनियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि फ्यूज के तार का होना, यहाँ पर आपको बताना है कि फ्यूज के जो तार हैं ये किस प्रकार से होना चाहिए, आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसका जो गलनांक होता है निम्न इसका गलनांक होता है और इसका प्रतिरोध जो होता है ये आपके उच्च होते हैं। तभी क्या होता है कि जब शॉर्ट सर्किट लगता है तो इसका गलनांक कम होने के कारण से फ्यूज जो है ये आपके गल जाते हैं और शॉर्ट सर्किट होने से जो है आपके बच जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो निम्न में से अगर देखा जाए तो सबसे जो अधिकतम आवृत्ति होती है ये आपके अवरक्त किरण की होती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है ऊर्जा का क्षय कम होता है, तो बताइए कि किस प्रकार के धारा में ऊर्जा का क्षय कम होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा दृष्ट धारा। दृष्ट धारा में ऊर्जा का जो क्षय होता है ये कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि दृष्ट धारा अगर देखा जाए तो इस प्रकार से आपका ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रिक हो गया, यानी कि आपका जो प्रत्यावर्ती धारा होता है इस प्रकार से यानी गमन करता है, और दृष्ट धारा ये सीधा गमन करता है। इस वजह से क्या है कि दृष्ट धारा में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ये स्ट्रेट लाइन में होता है, और अगर देखा जाए तो आपके जो प्रत्यावर्ती धारा होता है इसमें आपका जिग जाग होता है, और जिग जाग में क्या होता है कि एनर्जी आपका लॉस भी होते हैं, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन में आपका गमन करता है दृष्ट धारा इसमें एनर्जी के ज़्यादातर आपके लॉस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऊर्जा का क्षय कम होता है किस प्रकार के धारा में होता है, तो आपका पर दृष्ट धारा हो जाएगा, जिसको हम लोग डीसी करंट बोलेंगे यानी डायरेक्ट करंट बोलेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको हमारा बताना है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर जो आधारित है ये आपके जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, यह आपका जो है स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि घरेलू क्रम में जो जोड़ा जाता है ये आपका समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। लैंप को यहाँ पर आपको सीधा ये समझना है कि बल्ब जो हम लोग लगाते हैं किस रूप में लगाते हैं, तो ये हम लोग जो है समांतर क्रम में लगाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मैरिज वगैरह में जो आपके छोटे छोटे जो लाइट लगाए जाते हैं, छोटे छोटे आपके लाइट इस प्रकार से आपके होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि सारे जितने भी आपका बल्ब जुड़े हुए होते हैं ये आपका सीरीज क्रम में आपके जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घरों के बारे में पूछा रहे तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला में यहाँ पर आपको बताना है कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। विकिरण माध्यम से ऊष्मा का जो गति है ये काफ़ी ज़्यादा तीव्र होती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि न्यूनतम संभव ताप क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूनतम संभव ताप,
ये कितना हो सकता है इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। यानी नॉर्मल अगर सॉरी आपका देखा जाए तो न्यूनतम जो संभव यानी कि सबसे अगर कम तापमान की अगर बात किया जाए तो यह अधिकतम कितना तक हो सकता है इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका -273 केल्विन तक जा सकता है। इसके बाद जो ये ऑटोमेटिकली ये जो है सूखने लगेगा। जैसे अगर पानी हम लोग अगर गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या होता है कि ये सबसे पहले तो उबलने लगता है और उससे जब अधिक होता है तो ये वाष्प बनने लगता है और कुछ क्या होता है कि पेंदी के नीचे भी आपका जो है सूखने लगता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला में देखिए पूछा रहा है कि यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाता है कि दिन का अवधि जो है यहाँ पर आपका कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वायुमंडल अगर नहीं होता है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटना नहीं हो पाता है और इसमें दिन का अवधि क्या हो जाता है तो कम हो जाता है। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद और निकलने से पहले ही क्या होता है कि हमें लाइट प्रतीत होने लगता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटना होती है। सूर्य जैसे ही प्रकाश उत्सर्जित होता है या फिर निकलने लगता है तो ये क्या होता है कि वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण होते हैं जो कि क्या करता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रदर्शित करता है, यानी कि प्रकाश को क्या करता है बिखेरने का कार्य करता है। इस वजह से क्या है कि पहले ही दिखाई पड़ने लगता है और जिसके कारण से आवासीय समय अगर देखा जाए तो पूरे दिन में जो है 4 मिनट बढ़ जाता है और एक टाइम में अगर देखा जाए तो मॉर्निंग या फिर इवनिंग टाइम में तो आपके 2 मिनट का आवासीय समय आपके बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि दिन का आवासीय समय कितना मिनट बढ़ जाता है, तो ये आपके 4 मिनट आपके बढ़ जाते हैं। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये आपका प्रीवियस पेपर में आपके पूछे भी गए थे। तो ये आपके जो है कोरोना भाग जो है दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है, तो ये आपका कोरोना भाग जो है ये आपके दिखाई पड़ते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि, तो बताइए कि सूर्य का प्रकाश का आंतरिक परावर्तन ये कब हो सकता है, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सूर्य के जो आपके प्रकाश है इसमें आंतरिक परावर्तन कब होगा, तो कांच से जब वायु में प्रवेश करेगा तब इसमें क्या होगा, तो आपके आंतरिक परावर्तन की घटनाएं होंगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे कि रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो रबड़ के संश्लेषण में किनका प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, इसमें आपका जो आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा जाता है कि रबड़ को जो है मजबूत या फिर रबड़ को कठोर बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ को मिलाया जाता है, इसमें सल्फर नामक पदार्थ को मिलाया जाता है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपके पूछे गए थे। जो भी आपका हाईलाइटेड आपका पॉइंट है वही मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो आप लोगों को जो भी मैं फैक्ट अभी कवर करने वाला हूँ या फिर कर रहा हूँ तो ये सभी आप लोगों को जो है माइंड में आपको फिट कर लेना है। यहाँ पर जैसे कि आपको पूछा जाता है कि रबड़ को जो रबड़ के वल्कनाइजेशन में इसी प्रकार से आपको पूछा जाता है रबड़ के वल्कनाइजेशन में किस प्रकार के पदार्थ को मिलाया जाता है, तो आपके सल्फर को मिलाया जाता है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला में देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि सोने के आभूषण बनाते समय इनमें क्या मिलाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सोने का जब आभूषण जब बनाया जाता है तो इसमें किस प्रकार के पदार्थ का मिश्रण किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यहाँ पर आपको सोच करके बताना है यहाँ पर आपका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि सोने के आभूषण में यानी कि सोने का जब आभूषण आपका बनाए जाते हैं तो इसमें किस प्रकार के जो है पदार्थ का मिश्रण किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे। इसमें तांबा को मिलाया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि शुद्ध जो सोना होता है ये आपका 24 कैरेट का आपका होता है और शुद्ध सोना जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा लचीला होता है। तो इसमें क्या होता है कि तांबा को मिला करके जो है इसको थोड़ा सा जो स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, तभी ये क्या है कि किसी भी वस्तु को बनाने में जो है काफ़ी ज़्यादा ये आपका जो है उत्तरदायी हो पाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि सोना में यानी सोना जो होता है सोना क्या होता है आपका 24 कैरेट का होता है और यही सोना को क्या किया जाता है कि तांबा मिला करके 18 कैरेट पर इसको बनाया जाता है। 18 कैरेट जब ये आपका हो जाता है तभी इससे क्या है कि आपके आभूषण का निर्माण आपका हो पाता है। तो यहाँ पर आपका फिर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना का कितना प्रतिशत होता है, तो ये आपका हो जाता है 75। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आप सभी लोगों को याद रखना है कि 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना का कितना प्रतिशत होता है, ये आपका 75% होता है। तो काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन ये आपका, यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली छपते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एपिडिक अम्ल हो जाएगा। नायलॉन बनाने में किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका जो है एडिपिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला में देखिए हमारा पूछा रहा है मोमबत्ती का जलना ये क्या कहलाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखना है मोमबत्ती का जलना, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए। तो मोमबत्ती का जलना क्या है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन कुछ छात्र इसमें जो है मार देंगे भौतिक परिवर्तन, जो कि आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा।
मोमबत्ती का जलना क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन, और मोमबत्ती का पिघलना क्या है, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन। तो ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये आपको नंबर बताना है। तो आतिशबाजी करने का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर मान लिया जाए कि किसी प्रकार का अगर मान लिया जाए कि छोटा बम बना लिया गया है या फिर पटाखा बना लिया गया है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आतिशबाजी। जब उसको फोड़ा जाता है तो इसमें क्या होता है कि हरा कलर दिखाई पड़ता है। बहुत सारा ऐसा बम होता है जो कि आसमान में जाकर के फूटते हैं, तो वहाँ पर देखते होंगे कि वो हरा कलर में दिखाई पड़ता है। कुछ आपका रेड कलर भी होता है, कुछ आपका ग्रीन भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको पूछा है कि हरा कलर जो आपके दिखाई पड़ता है ग्रीन, ये किस कारण से दिखाई पड़ते हैं, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका बेरियम के कारण से दिखाई पड़ते हैं। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, ये आपको नंबर पूछा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किया जा सकता है। फ्रेंड्स पूछा जाता है ऊर्ध्वपातन क्या है, तो किसी भी ठोस पदार्थ को बिना द्रव अवस्था में गए सीधे वाष्प में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर मान लिया जाए कि हम कपूर को चलाते हैं, तो ये आपका क्या होता है कि बिना ठोस ये कपूर तो आपका ठोस अवस्था में होता है, और जब हम लोग इसको क्या करते हैं जलाते हैं, तो ये आपका द्रव अवस्था में परिवर्तित आपका नहीं होता है। ये क्या होता है सीधा आपका गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और इसी को हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो कोई भी वस्तु जिसको जलाने के बाद सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाए, इस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित कौन करेगा, तो ये आपके कपूर करेगा, जिसको हम लोग नवसादर बोलते हैं। नेप्थलीन के द्वारा किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड के द्वारा किया जाता है। तो इतने चीज़ों को यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका सोना हो जाएगा। सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसको अगर वायुमंडल में अगर रख भी दिया जाए तो ये जो है ज़्यादा ये आपका खराब आपका नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये किसी भी गैस को ऐसा जो है यहाँ पर आपका मतलब किसी भी गैस से ये क्या होता है कि अभिक्रिया नहीं करता। जैसे आपका सोना हो गया, प्लेटिनम आपका हो गया, तो ये सभी धातु जितनी भी होते हैं लगभग अगर देखा जाए तो ये सभी आपके क्या होते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित गैस से अभिक्रिया नहीं करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला हमारा है कि पुराने तेल चित्रों के रंग को फिर से उभारने का काम आता है। तो बताइए कि पुराने तेल चित्रों के रंगों को उभारने का काम किस प्रकार से आता है। अगर मान लिया जाए कि किसी भी वस्तु पर अगर तेल का धब्बा लग गया है तो इसको अगर साफ करना हो तो किस प्रकार के अम्ल का प्रयोग किया जाएगा, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है यहाँ पर आपके प्रयोग किए जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम जो है ये सभी रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला हमारा सबसे हल्का तत्व कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, एक आपका अधातु है, और यहाँ पर आपको बताना कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो ये आपके जो है हाइड्रोजन हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है, अगला में बताना है कि सोना किस अम्ल में घुल सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि आपका HCl और आपका जो है H2SO4 का आपका मिश्रण होता है, जिसको हम लोग एक्वारेजिया बोलते हैं। तो पूछा जाता है एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कितना भाग होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका 3 होता है, और एक भाग इसमें यहाँ पर आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं, यानी कि एक्वारेजिया बोलते हैं। और इसमें जो सोना होता है यानी कि आपका Ag जो आपका गोल्ड होता है, ये आपका इसमें घुल सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सोना किस अम्ल में घुल सकता है, ये आपको बार पूछा रहा है। तो ये आपका अम्लराज हो जाएगा, जिसको हम लोग एक्वारेजिया बोलेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला में देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो बताइए दिया सलाई में किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो दिया सलाई में जो प्रयोग किया जाता है इसमें आपका लाल फास्फोरस का किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि चूहे के दवाई हेतु किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें व्हाइट फास्फोरस का किया जाता है। लेकिन अगर दिया सलाई में या फिर माचिस के तिल्ली में अगर देखा जाए तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शुद्ध यहाँ पर आपको बताना है कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। तो ल्यूसाइट यहाँ पर आपको पूछा रहा है। और यहाँ पर आपको ये भी पूछा जाता है कि टीयर गैस यानी अश्रु गैस के रूप में जो पुलिस वालों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है भीड़ को तितर बितर करने के लिए, वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है उसमें आपका क्लोरीन का आपका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या पूछा रहे कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली ल्यूसाइड बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या पूछा रहा है कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है, आपका एसिटिलीन से बनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है।
अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, ये किस प्रकार के एंजाइम है? बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माल्टेज। क्या हो जाएगा? माल्टेज हो जाएगा, जो कि लार में पाए जाते हैं और ये एंजाइम की जो स्टार्च को क्या करता है कि ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ क्या है? तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि पेट्रोल में मिश्रित विषैला पदार्थ क्या है। तो ये आपका टेट्रा एथिल लेड है, जो कि पेट्रोल को अधिक गुणवत्ता प्रदान करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला में देखिए पूछा रहा है, और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो कि 14 तारीख को भी आपका रिसेंटली मद निषेध का आपका एग्जाम आपका एंड हुआ है। तो पूछा गया था कि जो पेट्रोल की गुणवत्ता है ये किस आधार पर जाँच किया जाता है? तो ऑक्टेन की संख्या को देख करके जाँच किया जाता है। प्रीवियस ईयर जाकर के आप लोग उलट लेना, ये क्वेश्चन आपका मिल जाएगा कि पेट्रोल की गुणवत्ता किस रूप में जाँच की जाती है। अगला में देखिए पूछा रहा है कि शुष्क धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग के काम में आता है, ये कौन सा आता है, ये आपको नंबर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है हमारा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बेंजीन जो होता है ये आपका आता है शुष्क धुलाई के रूप में यूज में आते हैं। अगला देखिए पूछा रहा है कि दवा बनाने के काम में क्या आते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बेंजोनिक अम्ल जो है ये दवा बनाने के हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक पाए जाते हैं? तो आप सभी लोगों को जनरली आपको पता होगा कार्बन जो है प्रकृति में सबसे अधिकतम जो है वस्तु में आपके कार्बन ही लगभग आपके पाए जाते हैं, और ये सबसे अधिक लंबी जो है श्रृंखला गुण को भी प्रदर्शित करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएंगे। अगला में देखिए पूछा रहे कि हेबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक में लाया जाता है। तो हेबर विधि में जो है अमोनिया के निर्माण में किस उत्प्रेरक को प्रयोग में लाया जाता है? उत्प्रेरक क्या होता है? ये किसी भी क्रिया विधि को क्या करता है कि बढ़ा देता है या तो फिर ये आपका घटा देता है, लेकिन ये क्या करता है भाग नहीं लेता है। तो ये क्या करेगा कि सिर्फ क्रिया विधि को बढ़ा देगा। कोई भी अगर रिएक्शन होगा तो ये क्रिया विधि को बढ़ाने या घटाने का काम करता है, जिसको हम लोग कैटालिक बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको हो जाएगा लोहा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हेबर विधि से अमोनिया के निर्माण में किस प्रकार के उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपके लोहा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो नीला स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ये आपका फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है रेयॉन रेसे तैयार किए जाते हैं। बताइए हमारा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। रेयॉन रेसा जो है ये किससे तैयार किया जाता है? ये आपके जो है सेलुलोज से तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है नाभिक का आकार कैसा होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो नाभिक का जो आकार होता है ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नाभिक का आकार कैसा होता है? तो ये आपका 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको माइंड में फिट ही कर लेना है कि जो नाभिक का आकार होता है ये कितना होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में अस्थायी कण क्या है? अस्थायी कण के बारे में बताना है। तो एक होता है अस्थायी, दूसरा होता है आपका अस्थायी। तो अस्थायी के बारे में बताना है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं? ये आपके अस्थायी होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएंगे। ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं, ये आपको नंबर बताना है। तो किसी भी परमाणु का जो गुण है ये किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर आपका डिपेंड करता है। किस पर करता है? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर आपका डिपेंड करता है। और ये बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर ही आपका डिपेंड करता है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर मान लिया जाए 8 का अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2 और आपका 6 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? चूँकि 4 से अगर अधिक हो जाएगा तो ये आपके अधातु हो जाएंगे, और अगर 4 हो जाएगा तो ये आपका उपधातु हो जाएगा, जो कि धातु और अधातु के दोनों के गुण को प्रदर्शित करेगा। और 4 से आपके कम हो जाएंगे तो आपके धातु हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आपका पूछा गया था सल्फर का। यहाँ पर आपको जो है इस बार आपका जो मद निषेध का एग्जाम हुआ था तो सल्फर का उसमें आपको दिया गया था परमाणु संख्या नहीं, यहाँ पर आपको लिखा गया था 2, 8 आपका 6 दिया गया था। और पूछा गया था कि ये किस प्रकार के तत्व हैं, तो ये आपको अधातु थे। प्रीवियस ईयर जाकर के जरूर आप लोगों को उल्टाना है और देखना कि कितना क्वेश्चन यही आपका जो डायरेक्टली आपका मैच अभी आपका कर जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। विटामिन बी जो 12 होता है ये इसका रंग कैसा होता है? ये गुलाबी होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है सबसे हल्की धातु कौन सा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका लिथियम हो जाएगा। और सबसे अगर हल्की अगर बात करें तो ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन के बाद आपका
लिथियम आ जाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है वसा का विलय किस प्रकार से होते हैं। तो वसा का विलय कैसे होते हैं। तो वसा का विलय जो है ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड में होते हैं। किस प्रकार से होते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के रूप में वसा का विलय होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपके राइट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर में बताना है एस्पिरिन बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि एस्पिरिन जो बनाई जाती है ये आपका जो है किससे बनाई जाती है। तो आपका थैलिक अम्ल से बनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है बताइए। तो एस्पिरिन का जो रासायनिक नाम आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा जो कि एस्पिरिन का आपका रासायनिक नाम है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है सबसे भारी धातु इनमें से कौन सा दिया गया है। तो निम्न में से पूछा रहा है सबसे भारी धातु कौन सा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑस्मियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट होंगे। सबसे भारी धातु ऑस्मियम हो जाएंगे। अगला देखिए पूछा रहा है अस्ट्रेटोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अस्टेप्टोमाइसिस के खोजकर्ता कौन है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बॉक्समैन के द्वारा जो है आपका अस्टेपोमाइसिस का खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जल का जो शुद्धिकरण किया जाता है ऑप्शन यहाँ पर आपका बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्लोरीन के द्वारा जो है जल की शुद्धिकरण किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। अगला पूछा आ रहा है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक ये कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आप सभी लोगों को याद रखना ये क्वेश्चन आपका जनरली आपके पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे अधिक जो है विद्युत ऋणात्मकता इसमें से बताना है कि यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा फ्लोरीन। आप देखिए ये क्वेश्चन जो आपका 14 तारीख को जो आपका एग्जाम आपका मध्य निषेध का एंड हुआ है वहाँ पर भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो एक सेट से आप समझ सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आपका जो है इसी सेट से आपका मिल गया है। और मैंने आपको बताया हुआ भी कि आपका प्रीवियस ईयर आपका पेपर है। हालांकि देखा जाए आपका पहले ही आपका पब्लिश हुआ जिसमें कि अगर देखा जाए तो 14 मई को जो आपका एग्जाम एंड हुआ इस बुक में जबकि आपको सेलेक्ट करके दिया भी नहीं गया है। और देख पाएंगे कितना क्वेश्चन आपका जो है आपका मैच कर गया है। तो इतना क्वेश्चन बनाने के बाद आप लोगों को जरूर वो जाकर के यूट्यूब पर जो है वीडियो सर्च करके देख लेना और देखना कि कितना क्वेश्चन यहाँ से आपका जो है मैच किया हुआ। चाहो तो आप लोग इसको जो है काउंट करके उसके बाद मिला लेना। उसके बाद हमें कमेंट करके बताना कि कितना क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका मिला। अगला देखिए पूछा रहा है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये कहाँ पर स्थित है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पूना में जो है राष्ट्रीय आपका रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसी को हम लोग फ्रियोन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे हैं कि टेप्कॉन किसका बहुलक है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को याद रखना है कि टेप्कॉन जो है आपका टेट्राफ्लोरो एथीन का आपका नाम है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला में देखिए पूछा रहा है कि संश्लेषित रेशा क्या है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। संश्लेषित रेशा क्या है तो आपका रेयॉन हो जाएगा। अगला में देखिए पूछा जा रहा है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें यहाँ पर आपका हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो जाएगा। यानी कि HF का प्रयोग किया जाता है। अगर फॉर्मूला पूछा जाता है तो HF का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन रिपीटेड है। बाकी पूछा तो सब गया लेकिन कुछ क्वेश्चन आपका रिपीटेड है यानी फिर से उसको रिपीट किया गया है। अगला में देखिए पूछा रहा है कि समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो समुद्री विधि के द्वारा नमक किस रूप में तैयार किया जाता है तो यहाँ पर आपको हो जाएगा वाष्पीकरण विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। तो आज के सेट में से जितने भी आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसको मैंने आपको कंप्लीटली जो है यहाँ पर आपको एंड कर दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से जितने भी आपके क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस ईयर और साथ ही आपका जो भी आपका टॉपिक वाइज प्रश्न होगा इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आपका फुल लेंथ जब प्रैक्टिस सेट आएगा तो उसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस और साथ ही 70+ आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 70+ आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि 10th के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो इस बार आपका अटेम्प्ट लेने वाले हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तब नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।